नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम समझेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई बोलते हैं कॉमन भाषा में, राइट टू इंफॉर्मेशन। हम ये समझेंगे कि ये क्यों आया, इसमें क्या क्या प्रावधान है, धारा 8 क्या है, किस तरीके से सूचनाएं देती हैं, कितने दिन में देना पड़ेगा, अगर आपको सूचना नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या होता है, इसकी चुनौतियां क्या है, मतलब जो भी सवाल इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ये पेपर 7 पार्ट 1 का आपका एक हिस्सा है। शुरू में हम लोग सोचे कि एक मैराथन बनाते हैं, फिर लगा कि यार हर अधिनियम अपने आप में जरूरी है, तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोग की। दूसरा, अगर आप भारत के नागरिक भी है, जिम्मेदार नागरिक है, तो भी आपको जानना चाहिए सूचना का अधिकार क्या है। सबसे मेन चीज, ये आया क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत थी। तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र में क्या बोला जाता है कि जनता मालिक है। लोकतंत्र में जो हम लोग हैं, हम जनता है, हम मालिक हैं। तो हमको ये हक है कि जिसको हम नियुक्त किए हैं काम करने के लिए, हमारी सरकार, वो काम कैसे कर रही। तो हम चाहते हैं कि यार कोई सीक्रेसी ना हो। हम गए पूछने कि यार ये क्या है, आप गए पंचायत में, बोले कि हमको मनरेगा का वो दिखाओ अटेंडेंस, और वो बोले नहीं ये तो गोपनीय है। तो वो नहीं होना चाहिए। ये बात हुई कि गोपनीयता की जगह पारदर्शिता आना चाहिए। तो ये इसका आधार था, दर्शन जो इसके पीछे। अगर आप संवैधानिक आधार की बात करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में ये व्यवस्था दिया कि जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, जो हम लोग पढ़ते हैं, अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बोला कि जानने का अधिकार भी, किसी चीज को भी जानने का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अगर हमको नहीं मिलता तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें, तो दुनिया में जो पहला देश है, आप सुनते होंगे स्वीडन विकसित देश है, इसीलिए कि स्वीडन ही पहला देश है जिसने म, सूचना के अधिकार को अपने देश में लाया। राजस्थान में एक संगठन था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये मेन आंदोलन चालू किया कि सूचना का अधिकार होना चाहिए। ये वही बात की है कि जो मास्टर रोल है, आपके मनरेगा की बाकी चीजें, वो सबको पता रहना चाहिए। और उसी के लिए भारत सरकार 2012 में सूचना की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एक्ट बनाई। उसमें कुछ कुछ कमियां थी, और उसके बाद 2005 में आरटीआई एक्ट आया। तो अधिनियम क्यों आया, हम समझते हैं। शुरू में हिंदी में बता रहा हूँ, यही चीजें, इनमें कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल हम लोग इंग्लिश में भी लिखे हैं, तो फिर उसको पढ़ेंगे। अधिनियम के उद्देश्य क्या है, सीधे सवाल आपसे पूछ सकता है 2 या 4 नंबर का। और अगर आप अधिनियम समझ रहे हैं, अधिनियम ये है कि जो भी सरकारी कामकाज है वो जनता को पता चले। सरकार कोई भी चीज गोपनीय ना रखे। सरकार गोपनीय रखेगी तो फिर उसकी जवाबदेही नहीं होगी। जैसे आपको पता चल गया कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है कोई पब्लिक ऑफिस, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो फिर उसकी जवाबदेही बनेगी कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये गलती क्यों हो रही। और उससे फिर सशक्तिकरण होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो अगर उद्देश्य की बात करें, तो पहला उद्देश्य तो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी चीज है सरकार की कामकाज, वो जनता के सामने आए। इसमें एक अधिनियम में एक धारा ये भी है जो बोलती है कि यार बिना पूछे दे दो ना। मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे सरकार के जो भी दस्तावेज हैं, आप अपने वेबसाइट में डाल दो। जनता नहीं पूछ रही, तुम दे दो ना, तुम क्यों रखे हो अपने पास गोपनीय बना के। तो पारदर्शिता होना चाहिए। दूसरी चीज है जवाबदेहिता आना। जवाबदेहिता मतलब जो अधिकारी हैं, उनको उनके कार्यों के प्रति, उनके निर्णयों के प्रति उत्तरदायी बनाना, कि भाई तुम किए हो तो तुम जवाब दे। तीसरा है भ्रष्टाचार खत्म करना, कि भाई जब ये सब सूचनाएं निकलेंगी, इसी के बाद बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जनता सशक्त होगी, नागरिक शासन की गतिविधि, लोकतंत्र क्या है कि हम शासन की गतिविधियों में भाग लें, तो हमारा सशक्तिकरण होगा और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य है। अब अगर धाराएं देखो, तो इसमें ना हर चीज को जनरली, जो धारा 2 होती है किसी भी अधिनियम की, आप पढ़ रहे तो आपको पता है, उसमें परिभाषा होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि धारा 2 में परिभाषा, अगर याद नहीं तो भी। अब कई चीजें, जैसे पहली चीज है सूचना। अब आपसे बोल रहा है कि आपको सूचना का अधिकार है, तो सूचना है क्या भाई, सूचना की परिभाषा क्या है। तो सूचना में क्या क्या है, इसमें है कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड, कोई भी दस्तावेज, दस्तावेज आप समझते हो, कोई भी ईमेल, मतलब ईमेल कोई कहीं भेजा है, उसको भी हम मांग सकते हैं कि यार ये ईमेल कब आया। कोई किसी को राय दिया, कोई सलाह दिया, कोई प्रेस विज्ञप्ति है, कोई आदेश है, कोई नमूना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा है,
ये सब सूचना की परिभाषा में आता है, ये सब सूचना है। तो आपसे पूछ सकता है कि यार सूचना क्या है, तो आप सीधा लिखो उत्तर। इसी में नंबर कम मिल रहा है आप लोग को, कि आप सीधा लिखो कि धारा 2F जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत सूचना है रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ये है सूचना। अगली चीज है लोक प्राधिकरण क्या है। देखो सूचना के अधिकार में ये कहा गया कि अब भाई हम प्राइवेट से तो नहीं मांग सकते ना जाके उसके ऊपर आवेदन लगा दें कि ये क्या है। जनरली सरकारी चीजों से मांगते हैं, या सरकार का जिसमें वो रहता है, स्टेक रहता है कि वो सरकारी पैसे से चल रहा है, बाकी चीजें। लोक प्राधिकरण की बात होती है, और लोक प्राधिकरण मतलब होता है कि संविधान या संसद या विधानसभा के कानून द्वारा स्थापित सभी निकाय। मतलब ऐसे निकाय जो संविधान से बने, जैसे मान लो वित्त आयोग है, या लोकसभा विधानसभा के कानून से बने, संसद या विधानसभा के। पहली चीज कि कानून या संविधान से बने, और दूसरी चीज या तो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है। मान लो कोई एनजीओ है, और वो है तो एनजीओ नॉन गवर्नमेंट, लेकिन उसको सरकार पैसा दे रही, तो उसके ऊपर सूचना का अधिकार लगेगा, क्योंकि वो फिर लोक प्राधिकरण आ जाएगा। सरकार का पैसा जा रहा है, सरकार मतलब मेरा पैसा जा रहा है, जनता का पैसा जा रहा है, तो जनता फिर सूचना मांग सकती है। यही मैं बोल रहा था। धारा 4, धारा 4 बोलती है कि क्यों मांगने की बात करो। जैसे मान लो अभी पीएससी की आरटीआई कॉपी है, अभी है कि आप आरटीआई लगाओगे तो आपको कॉपी मिलेगी। ये भी तो हो सकता है कि सभी की कॉपी अपलोड कर दो, भाई जिसको जिसकी देखना है देख ले, क्या दिक्कत है उसमें। तो इसी को बोलते हैं स्वप्रेरणा से प्रगटीकरण। मतलब जो भी विभागों की जानकारी है, वो जानकारी जो बजट है, कार्य है, वेतन है, सब सार्वजनिक कर दो। ये धारा 4 बोलती है। और धारा 24 बोलती खुफिया और सुरक्षा संगठन, जैसे रॉ है, आईबी है। अब यार जैसे आपका धुरंधर आप देखे होगे, अब कोई लगा दे कि हमारे कितने स्पाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं, सूचना दो, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना, रॉ के कितने जासूस हैं। तो ऐसी सूचना सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर है, सिवाय अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, मानवाधिकार उल्लंघन का मामला हो, उसके अलावा इस टाइप की सूचनाएं आप नहीं मांग सकते। अब है आवेदन क्या है। जैसे मान लो आपको ही सोचना चाहिए, आपको आपकी मेंस आप दिलाए, आपको आपकी आरटीआई कॉपी चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो। या तो लिखित रूप से कर सकते हो, या आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी आप आरटीआई लगा सकते हो। आपको कोई जानकारी चाहिए कोई भी कार्यालय में, मान लो आप कहीं भी फॉर्म भरे, वहां आपका एडमिशन नहीं हुआ, अब आपको है कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या ऐसी दिक्कत है, तो आप उस कार्यालय में आरटीआई लगा सकते हो कि किस प्रक्रिया से प्रवेश लिया गया, किस प्रक्रिया से प्रवेश दिया गया। तो इसी को बोलते हैं। और दो तरीके से ही लगा सकते हैं, या तो लिख के लगा सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से लगा सकते हैं। या तो हिंदी में लगाएंगे, इंग्लिश में लगाएंगे, या अपनी स्थानीय भाषा में लगाएंगे। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि आपको ना कारण बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है कि मेरे को ये सोचना चाहिए, इसलिए चाहिए, जरूरत नहीं है। आपको कोई सोचना चाहिए तो चाहिए, ये जरूरत नहीं कि मैं क्यों चाहिए, फिर उसके कारण रिजेक्ट कर देंगे कि तुम्हारा कारण सही नहीं है। तो आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की कोई जरूरत नहीं, केवल उसको अपना देना पड़ेगा कि भाई ये मेरा पता है, ये मेरा नंबर है, तो इस एड्रेस पे आप या तो सूचना भेज दो, या मेरे को ऐसे कर दो। या तो मान लो पहले जैसे मेंस की आरटी अभी भी है कि निकलवाना है, अब तो ऑनलाइन आ जाती है। पहले जैसे वो फोटो कॉपी करते थे तो भेजते थे कि आपका इतना पेज है, इतने रुपए प्रति पेज की दर से इतना रुपए जमा कर दो, तो फिर आपको आरटीआई कॉपी मिल जाएगी। तो वो चीजें फिर होती है, फिर आपको कॉपी मिल जाती है। अब मान लो कोई व्यक्ति है आवेदन लिखने में असमर्थ है, तो जो अधिकारी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर जो भी संस्था है वहां एक पीआईओ होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी सूचना देने की। तो वो जो पीआईओ है वो उसको सहायता करेगा कि भाई ऐसे ऐसे आवेदन करो, ऐसे ऐसे लिखो। मतलब ऐसा नहीं कि तुमसे नहीं बनता तो तुम नहीं कर सकते। और यदि आवेदन गलत विभाग में चला गया है, तो पीआईओ से 5 दिन के भीतर सही विभाग को स्थानांतरित करेगा। मान लो मेरे को संसद से जुड़ी कोई सूचना चाहिए, और मैं उसको भेज दिया मान लो प्रधानमंत्री कार्यालय। अब वो सूचना है लोकसभा की, तो वो जो सूचना है प्रधानमंत्री कार्यालय वाले 5 दिन के अंदर जहां से मिल रहा है वहां स्थानांतरित करेंगे। ये बोल के रिजेक्ट नहीं करेंगे कि ये सूचना गलत जगह तुम भेज दिए,
तो मेन वो जो लाल फीता स्याही है ना, भ्रष्टाचार है, वो उसको खत्म करने की चीज है कि भाई जहां भेजना है तुम भेजो, अब हम तो लगा दिए, हमको लगाना था। अगला है अनुरोध का निपटारा और समय सीमा, जो धारा 7 है कि कितने दिन में आपको सूचना मिलना चाहिए। तो 1 महीने में सूचना मिलना चाहिए, 30 दिन लिखा है कि आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना देना होगा। लेकिन एक क्लॉज और है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी है, भाई कोई सूचना है जो मेरे जीवन से जुड़ी है और मेरा जीवन हो सकता है दिक्कत हो उस जीवन को, तो फिर आप 30 दिन में दोगे तो दिक्कत है ना। तो वैसे मामलों में 2 दिन के अंदर देना, मतलब घंटे में लिखा है कि 48 आवर। जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है तो उसमें 48 घंटे के अंदर सूचना देना जरूरी है। तीसरी चीज, अगर बीपीएल के नागरिक हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, तो उनको निःशुल्क सूचना है, क्योंकि उसमें कुछ फीस रहती है। लेकिन अगर आप बीपीएल वाले हो तो आपको निःशुल्क सूचना मिलेगी। और अगर 30 दिन की सीमा बीत जाए तो सूचना सभी के लिए मुफ्त होगी कि भाई 30 दिन तक तुम नहीं दे पाए तो अब निःशुल्क देना पड़ेगा। अगली चीज है कि अगर सूचना नहीं दी है तो लिखित में कारण देना पड़ेगा कि भाई मान लो कोई किसी की सूचना लिया, तो जो पीआईओ है, जो जैसे कोई भी ऑफिस है, मान लो हमारा कॉलेज है, तो कॉलेज में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी सूचना देना। उन्हीं के पास आवेदन जाएगा, वही सूचना देंगे। अगर कोई आवेदन नहीं लिख पा रहा है तो वही उसको लिखने में सहायता भी करेंगे। अगर गलत चीज का आ गया, कॉलेज में फॉर्म आ गया जबकि वो दूसरे कॉलेज से संबंधित है, तो वहां भेजेंगे। और अगर वो सूचना नहीं दे पाए तो उसका कारण देंगे कि इस कारण हम सूचना नहीं दे पा रहे, और ये बताएंगे कि भाई ये कारण है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण है जिसमें सूचना नहीं दे सकते। जैसे भारत की संप्रभुता से जुड़ा कोई मामला है, अब आप उसकी सूचना मांगे तो वो कारण देंगे कि ये जो आप सूचना मांगे हो वो भारत की संप्रभुता से जुड़ी है, और वो जो संप्रभुता है भारत की, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। और फिर बोलोगे कि अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो इतने दिन के अंदर आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। तो फिर आप ऊपर अपील करोगे, वहां फिर आपका जाएगा, आप अपना पक्ष रखोगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, तो वो जो अपीली अधिकारी है, वो बताएंगे कि क्या सही है। अब किस चीज में आप सूचना नहीं दे सकते, किस में छूट है, तो ये पूछता है धारा 8 क्या है, इसी को धारा 8 बोलते हैं। और इसमें क्या है, पहली चीज है भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि भाई भारत की जो एकता है, संप्रभुता है, अखंडता है। अब भारत की संप्रभुता के लिए कोई सूचना जरूरी है, उसको हम थोड़ी देंगे। सुरक्षा वाली सूचना तो नहीं देंगे ना, हम हमजा का थोड़ी एड्रेस बता देंगे। तो वो चीज है कि आप ऐसी सूचनाओं को नहीं दोगे। दूसरा अदालत की है, अदालत की अवमानना या विशेषाधिकार का उल्लंघन। जो कोर्ट की कोई सूचना है या उसकी अवमानना हो उससे, वो सूचना आप नहीं दोगे। तीसरा क्या है, कैबिनेट के कोई कागजात हैं, जब तक कोई निर्णय ना हो जाए, क्योंकि पहले से मान लो आप आरटीआई लगा दिए कि कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाला है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैबिनेट के जो कागजात हैं वो भी आप नहीं दे सकते। जो वाणिज्यिक गोपनीयता है, जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मान लो कोई कुछ खोज किया, कोई शोध किया, और कोई आरटीआई लगा दिया कि तुम कैसे कैसे खोज किया हमको भी बताओ, ये दवाई कैसे बनाए, कोविड की वैक्सीन कैसे बनाए, आरटीआई लग जाए तो कि पूरा प्रोसेस बताओ, फिर चीन वाले बना लेंगे। तो इसलिए उस पे भी है। और अगला है कि जो व्यक्तिगत जानकारी है जिसका जनहित से कोई संबंध ना हो। मतलब देखो, जैसे मेरी कोई जानकारी है और कोई लगा दिया कि इनके बारे में जानकारी दो, और उससे ना पब्लिक इंटरेस्ट कोई अफेक्ट नहीं, उसको कोई पर्सनल कुछ होगा इसलिए वो लगा दिया, जनता का उससे कोई हित नहीं है, तो भी जानकारी देने से मैं मना कर सकता हूँ कि भाई ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और इस जानकारी का पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ये जानकारी नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी जानकारी, मैं क्यों अपनी हर जानकारी दूं। तो वो चीज भी आप रोक सकते हो धारा 8 में। फिर अपील कैसे कर सकते हैं, तो जो पहली अपील है वो विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारी के पास होगी, 30 से 45 दिन के अंदर। मतलब विभाग का ही जो वरिष्ठ अधिकारी है वो अपील को देखेगा और वहां पे सुनवाई होगी। फिर अगर वहां भी आप संतुष्ट नहीं हो तो वो बोलेगा कि भाई अब आप राज्य सूचना आयोग के पास या केंद्रीय सूचना आयोग के पास जा सकते हो। फिर द्वितीय अपील वहां पे होगी। अगली चीज है दंड। मान लो कोई अधिकारी है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी, जिसको सूचना देना है,
वो जानबूझ के देरी करता है या सूचना को रोकता है कि भाई जानबूझ के उसको सूचना देना चाहिए लेकिन वो दे ही नहीं रहा है, तो उसको 250 रुपये पर डे के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, और ये मैक्सिमम 25,000 तक लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। अभी आरटीआई एक्ट में संशोधन हुआ जिसके कारण सरकार की आलोचना भी हुई 2019 में। उसमें क्या हुआ कि जो आयुक्तों का कार्यकाल था, सूचना आयुक्त तो थे, जो सूचना आयोग था, उसमें जो आयुक्तों का कार्यकाल था और वेतन है, वो शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। पहले था कि भाई इतना रहेगा, इतना वेतन रहेगा, उसको कह दिया गया कि अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो ये आरोप लगा कि यार केंद्र सरकार क्यों निर्धारित करेगी, फिर तो ये स्वतंत्र कैसे रह पाएगी। फिर एक अधिनियम आया, डीपीडीपी अधिनियम 2023। इसमें वही चीज आई कि जो अभी हम पढ़े ना धारा 8 में, कि मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी है उसके प्रगटीकरण में प्रतिबंध है, कि भाई अगर मेरी व्यक्तिगत जानकारी मैं नहीं देना चाहता तो मैं नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। जिसका कोई लोकहित से अब मान लो कोई पद में कोई बैठा है और उसको उसकी कोई जानकारी है तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन जो लोकहित से जुड़ी, लेकिन जो लोकहित से जुड़ी नहीं है उसको नहीं देना है। अब ये सवाल मेरे को लगता है एक आध बार आ सकता है कि चुनौतियां क्या हैं, समाधान क्या है, तो ये पॉइंट आप देख लेना। जैसे मेन चुनौती तो वही है कि जो आयोग है उसमें कर्मचारी नहीं है, उनके प्रमुख नहीं है, तो मेन काम तो आयोग को ही करना है, आयोग में ही लोग नहीं है तो फिर दिक्कत है। दूसरा, जो प्रवर्तन है, जो लोक सूचना अधिकारी है, पीआईओ, तो उनके ऊपर भले हम बोल रहे हैं कि दंड लगेगा दंड लगेगा, लेकिन दंड बहुत कम लगता है। तो दूसरी दिक्कत ये है। तीसरी दिक्कत ये है कि हम देखें ना कि एक है धारा 4, जिसमें है कि हम खुद से अपनी जानकारी प्रकट कर दें, लेकिन वो भी नहीं किया जाता, वो ढंग से लागू नहीं हो रहा है, कई लोग उसको करते ही नहीं। चौथी चीज है जागरूकता की कमी, कि जैसे आप हो, आपको पढ़ रहे इसलिए पता है, लेकिन गांव को पता है क्या? एक डिवाइड है कि गांव ग्रामीण लोगों को नहीं पता, शहरी को ज्यादा पता है, महिलाओं को कम पता है, पुरुषों को ज्यादा पता है। तो इस टाइप की चीज है, जो हाशिए के लोग हैं उनको नहीं पता, तो जन जागरूकता इसके बारे में कम है। अगर वो मान लो जवाब नहीं दिए, बोले कि अपील कर लो धारा 8 के अंतर्गत, तो लोग अपील करने भी नहीं जाते। इसके अलावा जो आवेदन जमा करने संबंधी मुद्दे, इसमें क्या है कि अब गए आवेदन करने तो बोले कि अभी फॉर्म नहीं है, वो बोले कि पैसा अभी नहीं ले सकते, इससे नहीं लेंगे उससे नहीं लेंगे, तो वो आवेदन नहीं लेते। फिर सूचना की खराब गुणवत्ता है कि जो पीआईओ है वो अप्रशिक्षित रहते हैं, तो ढंग से सूचना ही नहीं दे पाते, वो उल्टी पुल्टी कुछ भी सूचना दे देते हैं। फिर जो रिकॉर्ड है वो ढंग से नहीं है, कि रिट्रीवल नहीं हो पाता। और उदासीनता है, मतलब आरटीआई जो है ना, वो मतलब आरटीआई को एक उसके निगेटिव के रूप में देगी, ये देखो फिर लग गई आरटीआई, तो वो ढंग से उसको पॉजिटिविटी के साथ नहीं देखते, खुद से डिस्क्लोज नहीं करते। ये इसकी मेन कमियां है। संशोधन क्या हुआ, तो आरटीआई, मतलब एक तो आपका आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 आया, जिसमें जो कार्यकाल है, वेतन है, सेवा शर्तें, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगा। दूसरा डीपीडीपी मतलब डिजिटल व्यक्तिगत डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया। इस अधिनियम में बोला गया कि जो धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी के लिए जो छूट है वो मजबूत हुई। पहला जो संस्करण था वो व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता था, यदि व्यापक जनहित इसे उचित ठहराता था। नया प्रावधान इसे ओवरराइड को हटा देता है, लोक सेवक के बारे में अधिक जानकारी संप्रदाय योग्यता को सुरक्षित कर सकता है। तो पहले ये था कि आप व्यापक जनहित या लोकहित अगर है तब आपको जानकारी देना है, नहीं तो आप मत दो। अब उसको और ज्यादा कर दिया गया कि भाई मेरा डाटा है, मैं देना चाहूँ तो दो, नहीं देना चाहूँ तो मत दो, मतलब आपका जो व्यक्तिगत डाटा है उसकी जानकारी को और ज्यादा वो किया गया। फिर कुछ केस हुए, जैसे एडीआर का केस हुआ 2013 में। इसमें है कि जो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनको अपना आपराधिक रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से बताना पड़ेगा कि भाई ये केस मेरे ऊपर है। फिर सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय का केस हुआ 2011 में, जिसमें है कि भाई छात्र अपनी जो जांची हुई उत्तर पुस्तिका है उन तक पहुंच सकते हैं, उनको देखने का अधिकार है।
फिर आरबीआई का मामला हुआ, न्यायाधीश का मामला हुआ कि सीजीआई के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाया गया 2019 के केस में, जिससे एक जवाबदेहिता बढ़ी। और क्या क्या आलोचना है? एक तो देरी है, बैकलॉग है, मतलब आपको भी पता है कि हजारों आरटीआई आवेदन लंबित है, हजारों आरटीआई अपील लंबित है, महीनों की देरी हो रही। दूसरा, प्रवर्तन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब दंड नहीं देते। आयोग भी स्वायत्त नहीं है, 2019 के अधिनियम के बाद और ज्यादा खतरा हो गया। तो ये सब ऊपर के ही पॉइंट है, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे आरटीआई कार्यकर्ताओं को खतरा है, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है। वो आरटीआई कार्यकर्ता आरटीआई लगाते हैं, जिसके खिलाफ लगाते हैं वो फिर दिक्कत करते हैं। फिर जो छूट है, जैसे धारा 8 है, उसका मिसयूज किया जाता है, हर जगह बोल देते हैं कि भाई ये है दिक्कत। धारा 24 है जो राव वाली, वो है। फिर रिकॉर्ड ढंग से अच्छे से नहीं रखते, प्रशिक्षित नहीं है कर्मचारी, जन जागरूकता नहीं है, वही चीज है। मतलब क्या कर सकते हैं? तो आयोग में रिक्तियां भरे। पहली चीज भाई, आयोग ही रहे ना, कि अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, तभी तो। फिर सख्ती से दंड आरोपित करें पीआईओ के ऊपर अगर नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड डिजिटल कर दें भाई, तुम क्यों फाइल आइल रख के रखे हो? सब डिजिटल कर दो, सब ऑनलाइन कर दो। जन जागरूकता अभियान चलाओ, जनता को पता चले कि आरटीआई अधिनियम है। और जो कार्यकर्ता है उनकी रक्षा करें भाई, दिक्कत है ना, अगर वो उनको दिक्कत है तो। ढांचे में सुधार करें, पीआईओ की प्रेरणा बढ़ाएं, वो खुद उनको प्रशिक्षण प्रोत्साहन मिले, और शासन में पारदर्शिता बढ़ाए। मतलब खुद शासन अपनी चीजों को, जो कार्य है, निर्णय, बजट है, सब भाई ऑनलाइन कर दो, क्यों पूछने की जरूरत है किसी को? तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद नियुक्तियां करें, डिजिटलीकरण करें, सुरक्षा कानून लाएं, प्रशिक्षण लाएं। सेकंड एआरसी भी यही सब बोला था, जैसे वो बोला डिजिटलीकरण होना चाहिए, एक सिंगल विंडो होना चाहिए कि जिला स्तर पे एक ही खिड़की हो, वहीं सब हो, प्रशिक्षण हो, जागरूकता हो। फिर ये निर्णय हम लोग देख ही लिए। इंग्लिश में मैं बोला था तो थोड़ा सा ये भी देख लो यार, हिंदी वाले भी देख लो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा या तो रिवीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फॉर्म सिटीजनरी, मतलब नागरिक जागरूक हो, करप्शन खत्म हो, और गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो जनता से, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, और डेमोक्रेटिक आइडियल को पा सकें। ये आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(a) में, तो वो ध्यान रखिएगा। और पहले ना एक एक था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था, कि जो अंग्रेज लोग बना के गए थे 23 में। तो जब आरटीआई एक्ट आया तो बोला कि भाई ऐसे जितने भी अधिनियम है वो सब अब नल एंड वाइड हो जाएंगे। ये नहीं कि वो एक्ट है जिसमें है कि सब चीज सीक्रेट रहेगा तो अब हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब है कि कहाँ कहाँ ये आरटीआई एक्ट लागू है। तो पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में था, अब जम्मू कश्मीर अपना हो गया, अपना पहले से था, तो अब पूरे भारत में है। कब से चालू हुआ? जून 2005 में नोटिफाइड हुआ, और अक्टूबर 12 2005 से ये ऑपरेशनल हो गया। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब सभी चीजों में ये होगा। यूनिक फीचर इज दैट इज होली रिट्रोस्पेक्टिव, इट अप्लाइज टू ऑल इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से लागू होना। अब जैसे 2005 में लागू हुआ, अब कोई इन्फॉर्मेशन 2004 की है, तो वो बोला कि भाई 5 से एक लागू हुआ, 4 की हम क्यों दें? ऐसा नहीं, 4 की भी इंफॉर्मेशन है तो आपको देना पड़ेगा। मेन चीज ये है। अब वो जो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे, देखो इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इंग्लिश में ही लिखा है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड वेरी ब्रॉडली टू इंक्लूड एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। इतनी सारी चीजें लिख दी है कि भाई जो होगा सब आ जाएगा इंफॉर्मेशन। क्या क्या फॉर्म ऑफ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा? रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी मेमो, मेमो जो रहता है, कोई भी ईमेल, कोई भी सलाह, ओपिनियन भी आ जाएगा, कोई भी एडवाइस, कोई भी प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डाटा हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये कुछ दो चार चीजें याद रखना: रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, ये सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, इट वाज क्लेरिफाइड दैट फाइल नोटिंग्स आर पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कैन बी डिस्क्लोज। मतलब जैसे क्या होता है कि फाइल तो लिख दिए, लेकिन फाइल के नीचे मंत्री लोग, अधिकारी लोग नोटिंग करते हैं ना, तो हुआ कि यार ये तो नहीं लिखा है, मतलब आदमी तो खोज ही लेता है ना। तो फिर हुआ कि नहीं भाई, ये भी है इंफॉर्मेशन में, अगर कुछ एग्जाम्शन नहीं, धारा 8 वाला,
तो ये भी नोटिंग को भी आपको देना पड़ेगा। अगली चीज है प्राइवेट वाले बोले कि हम तो प्राइवेट हैं, तो बोला गया कि जो प्राइवेट वादी है उससे तो नहीं ले सकते, लेकिन मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी है वो इंफॉर्मेशन ले सकती है। जैसे मान लो कोई प्राइवेट बैंक का डाटा है, तो हम आरबीआई से ले सकते हैं ना। हम आरबीआई को बोले कि भाई हमको इस बैंक का डाटा चाहिए, तो आरबीआई से तो वो कंट्रोल होती है, तो उसको देना पड़ेगा। मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ प्राइवेट बॉडी कैन बी एक्सेस with a public authority has the legal power to access that information under any law। मतलब प्राइवेट बॉडी की हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर कोई सरकारी बॉडी है जिसके पास पावर है उस बॉडी से इंफॉर्मेशन लेने की। वही मैं बोला, जैसे आरबीआई, आरबीआई तो सरकारी है। अब कोई बैंक है, प्राइवेट बैंक, अब बैंक से हम सीधे नहीं ले सकते, वो बोलेगा तुम क्यों लोगे, हम तो प्राइवेट हैं। हम आरबीआई को बोलेंगे इस बैंक की इंफॉर्मेशन तो उसको देना पड़ेगा। अगली चीज है सेक्शन 2H, पब्लिक अथॉरिटी की डिफिनेशन क्या है। पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड एनी बॉडी, इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट established और constituted। मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी जो established हुआ है या constitute हुआ है बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, यूपीएससी है, ये संविधान से बने। किसी संसद के कानून के द्वारा, संसद के कानून या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जैसे यूजीसी है वो कानून से बना तो वो भी रहेगा। बाई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और ऑर्डर, ठीक, गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफिकेशन लाई तो उससे वो भी रहेगा। और एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट, जो सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट फंड। कोई एनजीओ है, अभी अपन पहले भी समझे, जो एनजीओ बोला मैं तो यार प्राइवेट हूँ, तो वो भी रहेगा अगर उसको सरकारी फंड से फाइनेंस हो रहा है। तो ये सब आएंगे। तो अगर आपसे बोला पब्लिक अथॉरिटी क्या है, तो आप बोलो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी वो है जो संविधान से बनी, जो संसद या स्टेट लेजिस्लेचर से बनी, जो सरकार के किसी आदेश या नोटिफिकेशन से बनी, या ऐसा एनजीओ जो सरकार के द्वारा फंडेड है, तो वो हो जाएगा पब्लिक अथॉरिटी। फिर अगला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है। competent authority who have the power to make rules for implementing the act within their specific jurisdiction। तो competent authority मतलब है जो जिसके पास पावर है अपने एरिया में इस रूल को इम्प्लीमेंट करने का। जैसे मान लो लेजिस्लेचर में स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब मान लो हमको कोई सूचना चाहिए लोकसभा से, तो लोकसभा कोई संस्था थोड़ी है कि लोकसभा को पकड़ के ले आएंगे। तो लोकसभा में कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, वहां का स्पीकर। राज्यसभा में कौन होगा, वहां का चेयरमैन। अगर न्यायपालिका से चाहिए तो वहां का चीफ जस्टिस। तो ये कहलाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर एग्जीक्यूटिव से कुछ चाहिए तो प्रेसिडेंट से मांगेंगे, राज्य से कुछ चाहिए तो गवर्नर से मांगेंगे। ये कहलाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिनके पास क्षमता है सूचना देने की। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये धारा 6 में। तो जो एक्ट है वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया कि सभी को मिल जाए सूचना। पहला फॉर्मेट क्या होगा, आप राइटिंग में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक में भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हो। और दूसरी चीज है आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है जो एप्लीकेंट है उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान किया गया है, मतलब उसकी को पर्सनल डिटेल लेना जरूरी नहीं है। बस वो डिटेल चाहिए जिससे उसको कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन दी जा सके। मतलब केवल उसका एड्रेस चाहिए कि भाई ये मेरा नाम है और इस एड्रेस पे मेरे को इन्फॉर्मेशन भेज देना। बाकी नहीं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितना कमाते हैं, वो नहीं चाहिए। फीस भी रिजनेबल फीस होना चाहिए, जो गवर्नमेंट डिसाइड करे, और जो बीपीएल है उनको वो है कि उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। अगला है जो पीआईओ है, ये भी सवाल कभी पूछ सकता है कि यार इसकी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन क्या है। पब्लिक इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट का मेन आधार है, यही तो सूचना देता है। ये केवल रिकॉर्ड कीपर नहीं है, इसका काम ये भी है कि पब्लिक को असिस्ट करे। हम बोले थे ना कि यार कोई जनता आती है, कोई व्यक्ति आता है जिसको नहीं बनता कि आरटीआई कैसे लगाएं, तो ये जो पीआईओ है वो उनको उनके बिहाफ में भरेंगे। तो पहला है ड्यूटी टू असिस्ट, सहायता करने की ड्यूटी। इफ अ सिटीजन कैन नॉट मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग, द पीआईओ मस्ट प्रोवाइड ऑल रीजनेबल असिस्टेंट टू रेड्यूस द ओरल रिक्वेस्ट इनटू राइटिंग। मान लो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और उसको आरटीआई लगाना है, तो पीआईओ खुद लिखेगा।
दूसरा, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी असिस्टेंस करेगा। जैसे विजुअली चैलेंज है तो उनको मतलब कोई देखते नहीं बन रहा है और उनको वो दे दिए कागज की ये पढ़ो, तो फिर उनको बताएंगे कि भाई ये लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, इस लाइन में ये लिखा, ये चीज, वो भी असिस्टेंस होगा। अगली चीज है डिसीजन अथॉरिटी। पहले इस फेज में यही बताएंगे कि भाई ये इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं देना, जैसे धारा 8 के अंतर्गत आ रही कि नहीं, ये पीआईओ ही डिसाइड करेंगे। अगली चीज है सेवरेबिलिटी। If a record contain both exempted and non-exempted information, the PIO is authorized to sever the exempt portion and disclose the remaining. मान लो कोई जानकारी है और जानकारी में दोनों चीज है, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता से भी जुड़ी है, संप्रभुता से भी जुड़ी है, और एक जिस जो सामान्य है, जो दे सकते हैं, तो पीआईओ ये वाली जानकारी दे देगा और ये वाली जानकारी नहीं देगा, ये भी करेगा। और इसके अलावा पीआईओ असिस्टेंस भी ले सकता है किसी दूसरे ऑफिसर का, जो मतलब जिससे वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सके। अब पीआईओ में सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटी, सच एन ऑफिसर इज देन ट्रीटेड एज अ डीम्ड पीआईओ एंड इज लायबल फॉर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। मतलब फिर जिसका सहायता लिया अगर वो भी कुछ गलत करता है तो उसको भी फाइन मिलेगा। टाइम लिमिट आपको पता है, स्टैंडर्ड अगर कोई रिक्वेस्ट है तो 30 दिन, जिस दिन आप एप्लीकेशन किए उस दिन से। अगर असिस्टेंट पीआईओ एपीआईओ के थ्रू है तो 5 दिन, फॉरवर्डिंग का जोड़ के 35 दिन। लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा मामला है तो 48 घंटे के अंदर आपको देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट अगर है तो 40 दिन, क्योंकि थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन भी करना है। फिर है डीम्ड रिफ्यूजल। इफ द पीआईओ fails to give a decision within this period, it is legally considered a deemed refusal, allowing the applicant to file appeal। मतलब 30 दिन में अगर वो नहीं करता तो फिर उसको रिफ्यूजल माना जाएगा और वो अपील कर सकते हैं। फिर कॉस्ट पेनल्टी फॉर डीलर, कि अगर इंफॉर्मेशन आपके टाइम लिमिट के बाद दी जाती है तो फिर आपको फ्री में देना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो आरटीआई लगाया, मेरे को 1 महीने में मिलना चाहिए, वो 1 महीने में नहीं दिए मेरे मेंस की कॉपी, तो अब वो फोटो कॉपी खुद करेंगे और फिर मेरे को देंगे। अगली चीज है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। When a request involve information supplied by a relating to a third party, anyone other than the applicant, including another public authority, a specific procedure must be followed. Notice to third party. The POU must give written notice to the third party within 5 days of receiving the request. The third party is given 10 days to make representation against the disclosure. A mere objection by a third party does not mean information will be hidden. The POU must weigh the third party privacy against the larger public interest. मान लो किसी थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन, मान लो कोई कार्यालय है उसकी जानकारी नहीं है, उसी कार्यालय में कोई कर्मचारी है उसकी जानकारी है, तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो इसको जानकारी देगा कि भाई देखो ये तुमसे जुड़ी जानकारी है, तो इसको प्रोवाइड करा दो, या दें कि मत दें, क्योंकि ये तुमसे जुड़ी जानकारी है, हमारे ऑफिस से जुड़ी जानकारी नहीं है। अब वो बताएगा कि दो कि मत दो, और उसके बोलने से नहीं माना जाएगा, फिर पीआईओ फाइनल वो करेगा, फाइनल डिसीजन लेगा। अगर मान लो मैं कोई सूचना मांगा और पीआईओ बोला कि हम सूचना नहीं देंगे, तो उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब तो उसको उसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों मैं रिजेक्ट किया। उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ, कितने दिन में आप अपील कर सकते हो और कहाँ पे अपील कर सकते हो, ये सब बताना पड़ेगा। अगली चीज है एग्जेम्पशन। तो अब लोग पढ़े ना, धारा 8 में एग्जेम्पशन है कि कौन कौन सी चीज नहीं दे सकते। तो पहली चीज है नेशनल इंटरेस्ट, ये ध्यान से देख लीजिए फिर से। नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्रीय हित, जो इंफॉर्मेशन राष्ट्र की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, दूसरे देश के साथ आपके फ्रेंडली रिलेशन इससे जुड़ी है, उसकी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, मतलब वो हम रोक सकते हैं। अगला है कोई इंफॉर्मेशन जो लीगल है, जुडिशियल है। मान लो कोई कोर्ट है बोला कि इंफॉर्मेशन नहीं देना है और उससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। तो पहली चीज राष्ट्रीय हित, दूसरा जुडिशियल, तीसरा लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, कि जो इंफॉर्मेशन दैट वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी इंफॉर्मेशन आप रोक सकते हो।
अगली चीज है कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस। जैसे मान लो ट्रेड सीक्रेट है, कोई ट्रेड कर रहे हैं, उसका कोई सीक्रेट है, वो चीज आप थोड़ी दे दोगे यार। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो मेहनत से कोई किया है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, ये भी रोकी गई है। उसके बाद है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप, मतलब इंफॉर्मेशन हेल्ड इन ट्रस्ट। जैसे डॉक्टर पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, लॉयर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, वो भी रोक सकते हैं। भाई लायर क्लाइंट क्या बात कर रहे हैं, आप आरटीआई लगा दो कि तुम्हारी क्लाइंट से क्या बात हुई, तो वो रोक सकते हैं ना, वो थोड़ी देंगे भैया। इसके अलावा सेफ्टी एंड लॉ इन्फोर्समेंट, डिस्क्लोजर डेट इंडेंजर लाइफ और फिजिकल सेफ्टी और आइडेंटिफाइज कॉन्फिडेंशियल सोर्स ऑफ असिस्टेंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। मतलब कोई डिस्क्लोजर आप किए जिससे किसी के लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को दिक्कत है। उसके बाद कैबिनेट का जो पेपर है, अब मिनिस्टर कोई निर्णय लिए, वो चीज अगर बता दिए। फिर प्राइवेसी है, प्राइवेसी तो अपन देखे ना कि पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट इज नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी, मतलब जिसका लोकहित से कोई संबंध नहीं, वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और एक कॉपीराइट है कि अंडर सेक्शन 9 अ पीआईओ में रिजेक्ट a request if it involves an infringement of copyright subsisting in person other than the state। तो सेक्शन 8 का यहाँ तक है, और सेक्शन 9 में कॉपीराइट की बात है। अब द पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, notwithstanding the official secrets act or exemption, a public authority may allow access to information if the public interest in disclosure the harm to the protected interest। मतलब पहले जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था वो हट जाएगा। अगली चीज है एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेक्शन 24 सेकंड शेड्यूल में। तो हम लोग जो बोले ना, आईबी है, रा है, धुरंधर वाली बात, बीएसएफ है, सीआरपीएफ, एनएसजी है, सीआईएसएफ, इनकी इंफॉर्मेशन जो एजेंसी है, इनकी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो देना जरूरी नहीं है। जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक, इस एक्ट के, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। दिस एजेंसीज मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इफ द रिक्वेस्ट पर्टेन टू एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन। सच रिक्वेस्ट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? तो ये एक्ट जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बताता है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाता है। कंपोजिशन इसका क्या क्या है? तो इसका कंपोजिशन है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। मतलब इसका जो कंपोजिशन होगा वो 1+10 होगा। अपॉइंटमेंट क्या होगा? प्रेसिडेंट करेगा, भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट में करेगा। रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्ट पीएम चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब राज्य में सीएम रहेगा, अपोजिशन का लीडर रहेगा और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। यहाँ पीएम रहेंगे, अपोजिशन के लीडर रहेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। इनके पास जुडिशियल पावर भी है। मान लो ये आ ही गया, कमीशन के बारे में लिखिए तो ध्यान रखिएगा, पहले कंपोजिशन बताना, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जुडिशियल पावर क्या है। द कमीशन द कमीशन है द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, मतलब सिविल कोर्ट के पावर, मतलब समन कर सकते हैं किसी को, रिक्वायरिंग डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, एफिडेविट मांग सकते हैं, एविडेंस मांग सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये ऑटोनॉमस फंक्शनिंग है इनका, मतलब सीआईसी और एसआईसी ऑपरेट ऑटोनॉमसली, नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। अभी वही इनका जो वेतन है और इनका कार्यकाल है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर ली, इसलिए आलोचना भी हो 2019 में। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी वही 250 पर डे, मैक्सिमम 2500, सॉरी मैक्सिमम 25,000। क्यों? अगर आप किसी, क्यों लगा सकते हैं पेनल्टी? एक तो अगर आप किसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिए, दूसरा आप बिना कारण के इंफॉर्मेशन देने में डिले कर रहे, तीसरा अगर आप डिनाई कर रहे, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, और अगर आप जो डिस्ट्रॉइंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और इसके अलावा आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। फिर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सेक्शन 25 में, कि जो एनुअल रिपोर्ट होगी सीआईसी और एससीआईसी मस्ट सेंड एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो अपने जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सेंट्रल को देगा, स्टेट का जो है वो स्टेट को देगा, गवर्नमेंट को, कि कैसे हम एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, दीज रिपोर्ट्स आर टेबल्ड बिफोर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी
कि कैसे एक्ट काम कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आरटीआई के बारे में, मतलब मेन ये है कि वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसको फिर संसद में रखवाया जाएगा कि वो देखा जाएगा कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा आरटीआई से जुड़ा वीडियो था। शुरू में छोटा सोचा छोटा सा बना दूं, मेन मेन चीज बता दूं, फिर मेरे को लगा कि यार ऐसे बच्चे भी है जो आगे भी एग्जाम दिलाएंगे, और ये ऐसी चीज है ना कि 5 6 7 तो एक ही है पेपर 7 में, तो इसमें हड़बड़ाने का क्या मतलब। दर्शन को हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं, एक एक चिंतक, तो एक थोड़ा तो पढ़ ही ले। कितना हो गया, ज्यादा ही बड़ा हो गया। मैं सोचा था 20 22 मिनट में निपटाऊंगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश के चक्कर में और बड़ा हो गया। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।